हेलो एवरीवन, यू ऑल आर वाचिंग आईएसपी सिंप्लीफाइड। आज है 5 अप्रैल और 5 अप्रैल करंट अफेयर को हम लोग देखेंगे वन बाय वन। जो मेरा करंट अफेयर का सोर्स होता है वो होता है पीआईबी इंडिया, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया, जो कि एक गवर्नमेंट पोर्टल है जहाँ से मैं इन्फॉर्मेशन डिफरेंट मिनिस्ट्री कलेक्ट करता हूँ। साथ में ही मैं द हिंदू यूज़ करता हूँ, इंडियन एक्सप्रेस यूज़ करता हूँ और कुछ नॉर्मल वेबसाइट्स यूज़ करता हूँ जहाँ से मुझे कुछ स्टैटिक फैक्ट्स मिल जाए जिससे मेरे करंट अफेयर में थोड़ा सा स्ट्रेंथिंग मिले। ठीक है ना, स्टार्ट करते हैं आज करंट अफेयर से। देखिए, सबसे पहला करंट अफेयर है, उड़ीसा के जो सीएम है ना, उन्होंने डिसबर्स किया है ₹877 करोड़ थ्रू कालिया असिस्टेंट, और ये दिया गया है फार्मर्स को। अब इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। 877 करोड़ जो रुपीस है वो डिसबर्स किया गया है लगभग 43 लाख फार्मर्स को। लगभग 43 लाख फार्मर्स को दिया गया है थ्रू डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। डीबीटी का कहने का मतलब क्या होता है कि गवर्नमेंट की जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट जो पेमेंट कर रही है वो डायरेक्ट उनके बैंक अकाउंट में पहुंचेगी। ठीक है, किनके? तो फार्मर्स के डायरेक्ट बैंक अकाउंट में पहुंचेगी। यहाँ पे कोई भी मिडिल मैन की बात नहीं होगी, कोई भी कार्ड वार्ड या फिर किसी भी तरीके के अदर मेथड्स की बात नहीं होगी। यहाँ डायरेक्ट पेमेंट होगा थ्रू देयर बैंक अकाउंट्स। ठीक है ना। और ये किया गया उत्कल दिवस, जो कि 1 अप्रैल को था, उसके अवसर पे। उत्कल दिवस उस दिन उड़ीसा की फॉर्मेशन होती है। आपको पता होगा 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा को कार्व आउट किया गया बिहार से एंड उड़ीसा का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है ना। चलिए, उसके बाद हम लोग जान लेते हैं यह जो सपोर्ट था, फंड था, बेसिकली कृषक असिस्टेंट, इसको कालिया स्कीम जो है उसके तहत इसको दिया गया। वो स्टैंड करता है कृषक असिस्टेंट फॉर लाइवलीहुड एंड इनकम ऑगमेंटेशन, जिसी को कालिया कहते हैं। और बेसिकली ये लिया गया था खरीफ ऑपरेशन के वक्त। अब आपको बताना है कि खरीफ जो क्रॉप्स होते हैं वो कौन कौन से मंथ में लगाए जाते हैं, और कुछ एग्जांपल्स दीजिए खरीफ क्रॉप्स की। ठीक है, अगर हम लोग कालिया स्कीम्स के बारे में जान लें तो ये लॉन्च किया गया था आपको दिसंबर 2018 को। इसका एम क्या है? बेसिक टू रिड्यूस पॉवर्टी एंड एक्सेलरेट एग्रीकल्चर प्रॉस्पेरिटी। मतलब क्या है कि जो भी पॉवर्टी रिलेटेड है, फार्मर्स या एग्रीकल्चर से रिलेटेड लोगों का, उनके पॉवर्टी को कम करना है और साथ में ही एक्सेलरेट करना है एग्रीकल्चर के प्रॉस्पेरिटी को। विदाउट एग्रीकल्चर वी कैन नॉट सर्वाइव। ठीक है, और नवीन पटनायक जी बहुत अच्छा काम करते हैं इस फील्ड में। आज का हमारा दूसरा करंट अफेयर है, ओपीईसी जो है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, वैसी कंट्रीज जो पेट्रोलियम एक्सपोर्ट करती हैं अदर कंट्रीज में, अदर लोकेशंस में वर्ल्ड में। अब देखिए, तो इन्होंने अनाउंस किया है कि वो ऑयल प्रोडक्शन को कट करेंगे। अब आप बताओगे कि यार अगर कोई प्रोडक्शन कम कर रहा है तो क्यों कर रहा है, उसकी प्रॉफिट गिरेगी? ऐसी बात नहीं है। वो अपने कंट्री में एक तरीके से स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं ऑयल मार्केट में। ऑयल मार्केट में स्टेबिलिटी लाने का ये मतलब हुआ कि देखिए, एक चीज़ होता है ना कि बेसिकली आप प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा कर लो ना तो मार्केट में उसकी थोड़ी सी वैल्यू कम हो जाती है। ये लोग बीच बीच में करते रहते हैं कि अगर हम लोग प्रोडक्शन को थोड़ा सा कम कर दें तो क्या होता है, प्रोडक्शन कट करने से थोड़ा सा उसकी जो बेस वैल्यू होती है वो चेंज हो जाती है। तो ओपीसी जो मेंबर्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज के मेंबर्स, जैसे उसमें कौन कौन आते हैं? सऊदी अरेबिया, यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट, इराक, कुवैत, अल्जीरिया। इन्होंने अनाउंस किया है कि वॉलंटरली वो जो है ऑयल प्रोडक्शन को कट करेंगे, जो कि एक्सीड कर रहा है 1 मिलियन बैरल्स पर डे। जो 1 मिलियन बैरल्स पर डे एक्सीड कर रहा है उसको कट करेंगे, उसको डिक्रीज करेंगे। आपको पता होना चाहिए 1 बैरल की अगर हम बात करें तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि 1 बैरल में कितने लीटर पेट्रोल आती है। ठीक है, 158.98 लीटर ये आती है, 159 लीटर आप कह सकते हो। ठीक है ना, 1 बैरल की ये लिमिट है। तो अब वो जो एक्सीड कर रही है 1 मिलियन बैरल पर डे, उसको कट करेंगे। कब से कट करेंगे? तो मई 2023 से कट करेंगे और इस साल के एंड तक कट करेंगे, 2023 तक। इसकी रीज़न मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि ये एक प्रिकॉशनरी मेजर है, एक तरीके से प्रिकॉशंस ले रहे हैं वो, जो कि सपोर्ट करेगा उनके ऑयल मार्केट के स्टेबिलिटी को सपोर्ट करेगा। जैसे हम लोग अगर मान लीजिए, देखिए क्या होता है मार्केट में अवेलेबिलिटी का, डिमांड एंड सप्लाई का चेंज चलता है। मान लीजिए किसी भी चीज़ अगर हमें मिल रही है, मान लो 1 लाख अगर कोई चीज़ है मार्केट में अवेलेबल और लोगों को चाहिए 1000 लोगों को, ठीक है, तो इसकी प्राइस ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएगी। अगर मान लीजिए 1000 चीज़ें हैं और 1 लाख लोगों को चाहिए तो इसकी प्राइस जो होती है वो ऑटोमेटिकली बूम कर जाएगी। तो कुछ ऐसा ही कंसेप्ट है ऑयल के मार्केट में स्टेबिलिटी लाने के लिए ये बात कह रहे हैं। और दूसरी चीज़ क्या है, ओपीसी जो मेंबर्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, उनको ये भी पता है कि
अब जो है ऑयल की जो फ्यूचर है वो थोड़ी सी बीम है। धीरे धीरे टाइम के साथ जैसे रिन्यूएबल एनर्जी पे काम कर रहे हैं लोग, जैसे हाइड्रोजन फ्यूल पे काम कर रहे हैं लोग, वैसे ऑयल धीरे धीरे कहीं ना कहीं इन फ्यूचर, नॉट नाउ, इफ नॉट टुडे देन यू कैन से लाइक 30-40 ईयर्स फ्रॉम नाउ, ऐसा हो सकता है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट दे शुड शिफ्ट देयर इकोनॉमी फ्रॉम द ऑयल टू समथिंग डिफरेंट। आप देखोगे यूएई भी बहुत सारे ऐसी चीज़ें कर रही हैं जैसे कि बहुत सारी आपको एक तरीके से वो टूरिज़्म मार्केट को क्रिएट कर रहे हैं वो लोग, तो उसका रीज़न यही है। ठीक है, अगर हम लोग बात करें लास्ट ईयर में, तो ओपीसी ने स्लैश किया था इट्स कलेक्टिव आउटपुट बाय 2 मिलियन बैरल, 2 मिलियन बैरल पर डे लास्ट ईयर कट किया था इन्होंने। अब देखिए, अगर हम लोग बात करें ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ की, तो जो कौन कौन सी कंट्री है जो कितने साइज़ कट किए, देखिए सऊदी अरेबिया लगभग 500,000 कट की है, ठीक है, बैरल पर डे। रशिया के द्वारा कट किया गया है 500,000 बैरल। इराक के द्वारा कट किया गया है 21,000 2,11,000 बैरल कट किया गया है यूएई। अब यूएई के द्वारा देखा जाए 1,40,000 बैरल कट किया गया, कुवैत के द्वारा 1,28,000 बैरल कट किया गया, इसी तरीके से सबके द्वारा बैरल कट किया ही गया है। ठीक है ना, अब चलते हैं आगे। अब ओपीसी के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। कोई भी फैक्ट आ रहा है तो उसको हमें जानना बहुत ज़रूरी है। ओपीसी क्या है? द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। यह एक परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन कहने का मेरा मतलब ये हुआ कि बहुत सारे कंट्रीज के बीच में, गवर्नमेंट के बीच में ये पैक्ट होता है, ठीक है। और इसको स्टैब्लिश किया गया 1960 में बगदाद कॉन्फ्रेंस के द्वारा, जो कि कंडक्ट कराया गया था ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया एंड वेनेजुएला के एम्बिट में, ठीक है। इस ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस क्या है? बेसिकली कोऑर्डिनेट करना है और इंटीग्रेट करना है पेट्रोलियम पॉलिसीज को वैसे कंट्रीज के लिए जो इंश्योर करते हैं ऑयल मार्केट्स के स्टेबलाइजेशन को। इससे क्या होगा? तो एफिशिएंसी इंश्योर होगी, इकोनॉमिक एंड रेगुलर सप्लाई ऑफ पेट्रोलियम कंज्यूमर को मिलेगा। अगर हम लोग हेडक्वार्टर की बात कर लें तो हेडक्वार्टर आपको वियना में है, जो कि ऑस्ट्रिया में है। मेंबर कंट्री टोटल 13 है, ठीक है। अब एक और दुखद न्यूज़ है। सलीम दुर्रानी जी, जो कि एक बहुत ही प्रोमिनेंट क्रिकेटर थे, वो उनकी डेथ हो गई है, ठीक है। तो इनके बारे में हल्का जान लेते हैं, एग्जाम में पूछ सकता है। देखिए, फॉर्मर इंडिया के ऑलराउंडर थे सलीम दुर्रानी जी, वो पास अवे हो गए हैं ड्यू टू, अब ये पास अवे हुए हैं क्योंकि इनकी एज रिलेटेड एलिमेंट्स थी। वो 88 ईयर के थे। यह एकमात्र ऐसे इंडियन टेस्ट क्रिकेटर हैं जो कि बॉर्न किए थे अफगानिस्तान में। ये 29 टेस्ट मैचेस को खेले हैं इंडिया से, लगभग 1960 से 1973 के बीच में। स्कोर किए हैं 1202 रन कंप्लीटली, ठीक है। वो खेलते थे गुजरात, राजस्थान एंड सौराष्ट्र की तरफ से फर्स्ट क्लास क्रिकेट को, और ये पहले क्रिकेटर थे जिनको ऑनर किया गया था अर्जुना अवार्ड से। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है ना, दुर्रानी जी। और इनको ये ऑनर दिया गया था 1961 में, ठीक है ना। चलते हम लोग मूव करते हैं नए करंट अफेयर पे। तो आरबीआई ने अपॉइंट किया है नीरज निगम जी को एज ए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। तो ईडी के तौर पे आरबीआई ने अपॉइंट किया है नीरज निगम जी को। अब इनके बारे में जान लेते हैं। हालांकि आपका उनके नाम से ही काम चल जाएगा, लेकिन फिर भी कुछ रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ लेंगे तो हमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी। हमें स्टेट पीसीएस या किसी भी करंट अफेयर में थोड़ा बैकड्रॉप जानना बहुत जरूरी होता है। 3 अप्रैल को आरबीआई ने अनाउंस किया कि वो नीरज निगम जी को अपॉइंट करेंगे न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ईडी के रूप में। अगर हम लोग प्रीवियसली बात करें तो वो रीजनल डायरेक्टर थे भोपाल ऑफिस ऑफ द बैंक, और वो अब एज्यूम करेंगे एज अ रोल एन ईडी, ठीक है ना। और अगर हम देखें तो इनके पास 30 ईयर का एक्सपीरियंस है। नीरज निगम ऑलरेडी वर्क किए हैं वेरियस रोल में, जैसे कि रेगुलेशन एंड सुपरविजन, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, प्रीमाइसेस, करेंसी मैनेजमेंट एंड द बैंक अकाउंट्स एट बोथ सेंट्रल ऑफिस एंड द रीजनल ऑफिस ऑफ द आरबीआई। तो बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस है इनको, इसीलिए ये ईडी का चार्ज दिया गया है। वो जो नए रोल उनको मिला है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का, उसमें वो रिस्पॉन्सिबल होंगे मैनेजिंग द डिपार्टमेंट्स ऑफ फिनांस एंड कंसर्न एंड डेवलपमेंट्स, कंज्यूमर एजुकेशन प्रोटेक्शन एंड द लीगल एंड सेक्रेटरी यूनिट्स। अब आपको लगेगा कि इतनी ज़्यादा जानने की क्या जरूरत है, मैं तो नाम जान के हो जाता, लेकिन कुछ रोल्स होते हैं जो आपको समझने जरूरी होते हैं, इसलिए मैं इंक्लूड कर देता हूँ। चलिए अब नए करंट अफेयर मूव करते हैं। जो नेक्स्ट करंट अफेयर हमारा वो है पीएम स्वनिधि स्कीम के बारे में। पीएम स्वनिधि स्कीम में ये देखा गया है ना कि जो लोन दिया जा रहा है स्ट्रीट वेंडर्स को, उसमें माइनॉरिटी स्ट्रीट वेंडर्स जो है ना, उनको लोन देने की जो कंडीशंस है वो उसकी जो डाटा देखेगी ना बहुत कम है। ऐसा क्यों हो रहा है? तो इसको समझने से पहले हम लोग पीएम स्वनिधि स्कीम को समझेंगे।
फिर हम लोग फर्दर मूव करेंगे। देखिए, पीएम स्वनिधि स्कीम जो है ना, बेसिकली ये लाया गया था वेंडर्स के लिए, जो कि अवेल कर सकते हैं वर्किंग कैपिटल लोन ऑफ अप टू ₹10,000। तो वो लगभग ₹10,000 को वो अवेल कर सकते थे। साथ में ही यह जो है ना वो मंथली पेबल इंस्टॉलमेंट पे भी आया है, और इसको आप एक साल में पे कर सकते हो। एक चीज़ आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि यह लोन विदाउट कोलेट्रल है, इसके लिए आपको कुछ भी कोलेट्रल देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यह पहली बार ऐसा कोई स्कीम लाया गया जो कि हेल्प करेगा वेंडर्स को। अगर आप अर्ली रीपेमेंट्स कर देते हो तो कोई भी आपको पेनल्टी नहीं पे किया जाएगा। अर्ली रीपेमेंट जो होगा या रीसेटलमेंट कह लेते हैं, या एक क्लियरेंस होगा डेब्ट का और लोन का बिफोर द शेड्यूल टाइम। ठीक है, तो ये था हमारा बेसिक ऑफ स्वनिधि स्कीम। अब इसके बारे में और जान लेते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर ने इन्फॉर्म किया है राज्यसभा में कि जो पीएम स्वनिधि स्कीम है ना, उसके अंदर 42.7 लाख लोन्स जो कि वर्थ ₹5,152.37 करोड़ को डिसबर्स किया गया है, डिस्ट्रीब्यूट किया गया है स्ट्रीट वेंडर्स को। लेकिन इस 5,152 करोड़ में सिर्फ 9.3% जो है ना वो लोन दिया गया है वैसे हॉकर्स को जो माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, जिसमें 3.98 लाख लोन्स आता है। तो ये तो काफ़ी कम डाटा है। आउट ऑफ 100 ओनली 9.3% यू आर गिविंग टू द हॉकर्स ऑफ माइनॉरिटी कम्युनिटी। इसका रीज़न क्या है? तो बेसिकली ये क्या था ना, ये लोन जो स्ट्रीट वेंडर्स को असिस्ट करता था उनकी इकोनॉमिक डिफिकल्टीज से निकलने के लिए, जो कि पैंडमिक की वजह से हुआ था, कोविड-19 पैंडमिक की वजह से जो हुआ था। कोविड की वजह से जो स्ट्रेस ये लोग वेंडर्स झेल रहे थे, उनको उस चीज़ से निकालने के लिए इसको लाया गया था। लॉन्च किया गया था पीएम स्वनिधि माइक्रो क्रेडिट स्कीम के तहत 2020 में। यह इनिशिएटिव प्रोवाइड करता है कोलेट्रल फ्री लोन्स ऑफ 10,000 with 7% इंटरेस्ट सब्सिडी एंड सब्सिक्वेंट लोन्स ऑफ 20,000 एंड 50,000। ठीक है ना, तो एक अच्छा हेल्प था। लेकिन ये जो देखा जा रहा है ना कि माइनॉरिटीज हॉकर्स हैं उनको ये चीज़ कम मिल रहा है, ये थोड़ा सा वियर्ड है और ये थोड़ा सा सोचने योग्य है। अब हम लोग बात करेंगे G20, जो हमारा अभी कंट्री प्रेसिडेंसी लेके चल रहा है G20, उसमें चल रहा है G20 एम्पावर्स सेकेंड मीटिंग एक्सेलरेटिंग वुमेन्स इकोनॉमिक एम्पावरमेंट। तो वहाँ बात चल रहा है वुमेन्स इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के बारे में। अगर हम लोग बात कर लें तो इंडिया के बारे में, तो इंडिया ने G20 की प्रेसिडेंसी को 1 दिसंबर से लिया है, और इंडोनेशिया इससे पहले था, इंडोनेशिया से लिया गया ये प्रेसिडेंसी। और साथ में ही वसुदेव कुटुंबकम हमारा जो टाइटल है, वर्ल्ड इज़ वन फैमिली, इसको मान के चला जा रहा है। इसको भारत एज ए लोगो की तरह चल रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, ये वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर लेते हैं थ्रू G20। तो G20 की एक अलायंस है, इसको G20 एम्पावर अलायंस कहते हैं। ये डेडिकेटेड है, कंप्लीटली डेडिकेटेड है आपको एक्सेलरेटिंग वुमेन्स लीडरशिप एंड एम्पावरमेंट पे। ठीक है, और वो भी किस सेक्टर में? तो प्राइवेट सेक्टर में बात हो रही है। यह जो इनिशिएटिव है वो बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल है, सिर्फ और सिर्फ सोशल जस्टिस के लिए नहीं, लेकिन इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए भी। आप कहोगे कि एक ऑर्गेनाइजेशन अगर वुमेन्स पे फोकस करता है तो उससे कैसे इकोनॉमिक ग्रोथ पॉसिबल है? तो मैं आपको बताता हूं कि G20 जो है ना वो 80% ऑफ द वर्ल्ड्स के जीडीपी को रिप्रेजेंट करती है, G20 की सारी कंट्रीज। साथ में ही 75% ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, 60% ऑफ द वर्ल्ड्स की टोटल पॉपुलेशन जो है वो G20 कंट्रीज के अंदर आती है। तो आप इस डाटा को मेंस के फैक्ट में यूज कर सकते हो। साथ में ही इसके साथ साथ स्ट्रैटेजिक पोजीशन जो ग्लोबल इकोनॉमी में है, G20 के पास इनॉर्मस पोटेंशियल है एडवांस जेंडर इक्वालिटी के लिए एंड वुमेन एम्पावरमेंट के लिए। बिल्कुल, नो डाउट इन दैट। ठीक है, अब देखिए कुछ और जान लेते हैं। अगर हम लोग इंडिया की बात करें तो G20 प्रेसिडेंसी के अंदर में वो वुमेन लेड डेवलपमेंट पे काफ़ी फोकस कर रहा है, G20 एम्पावर 2023 इस थीम के अंदर में। अब थीम क्या है जो इंडिया ने रखा है सेकेंड एम्पावर मीटिंग के लिए, जो कि शेड्यूल किया गया है, जो कि तिरुवनंतपुरम केरल में हेल्ड होगा। उसकी थीम है वुमेन्स एम्पावरमेंट, अ विन विन फॉर इक्विटी एंड इकोनॉमी। याद रखिएगा कहाँ पे इसको कंडक्ट किया जा रहा है, तिरुवनंतपुरम केरल में, और इसकी थीम रखी गई है वुमेन्स एम्पावरमेंट, अ विन विन फॉर इक्विटी एंड इकोनॉमी। This inclusive, ambitious and action-oriented G20 presidency is perfectly timed to accelerate the global focus on empowering women. तो इंडिया एक लीड ले रहा है कि वुमेन को एम्पावर करना थ्रू G20 मीटिंग्स। ठीक है ना।
इसी के साथ एक चीज़ और जान लेते हैं, जो एम्पावर इंसेप्शन मीटिंग एक कंडक्ट कराया गया था, वो कंडक्ट कराया गया आपको आगरा में, और उनकी जो वहाँ पे जो प्रेजेंट थी श्रीमती स्मृति जुबीन ईरानी जी, जो कि मिनिस्टर हैं वुमेन्स एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, और इन्होंने इंपॉर्टेंस को बहुत ज़्यादा वर्थ बताया कि किस तरीके से G20 के एम्पावर अलायंस में हम लोग वुमेन को इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी की तरफ मूव कर सकते हैं, वुमेन्स एम्पावरमेंट पे ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं, ठीक है ना। तो ये था हमारा G20 के बारे में, जहाँ वुमेन एम्पावरमेंट की बात हो रही है। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले करंट अफेयर पे। देखिए, अंजलि शर्मा, ठीक है ना, अंजलि शर्मा जो हिमाचल से बिलोंग करती हैं, वो कन्क्वेयर की हैं माउंट किलिमंजारो को, जो कि अफ्रीका में है। माउंट किलिमंजारो जो कि अफ्रीका में है, उसको कन्क्वेयर की हैं। लेकिन एक खास बात क्या है ना, यह एक ट्रेडिशनल एथनिक वेयर पहनी है, जिसको कहते हैं लॉन्चारी। ये हिमाचल का एक टिपिकल ट्रेडिशनल वेयर है। आप देख सकते हो लॉन्चारी ऐसे दिखती है, और ये कैप देख लीजिए आप, इसी तरीके से ट्रेडिशनल जो इनका क्लॉथ्स है वो, और इसको ये पहन के अंजलि शर्मा जी ने कन्क्वेयर किया है माउंट किलिमंजारो को, ठीक है। तो देखिए, बेसिक इनका जो आइडिया है ना, इनका जो बेसिक आइडियोलॉजी है इस चीज़ के बिहाइंड, कि वो अपने कल्चर, अपने ट्रेडिशन को प्रमोट करना चाहती हैं। चीज़ें मैसेज वाली होती हैं, मैसेज बहुत बड़ी चीज़ होती है, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं इनके बारे में थोड़ा सा। तो यूनियन इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर ने कॉन्ग्रेचुलेट किया है अंजलि शर्मा को। आपको बताना है कमेंट सेक्शन में यूनियन इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट मिनिस्टर हैं कौन। अब जो अंजलि शर्मा है वो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करती हैं, और वो कन्क्वेयर की है माउंट किलिमंजारो को, जो कि अफ्रीका में है। और वो क्या पहनी है, तो लॉन्चारी, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया। यह पहली गर्ल है इंडिया से जो स्केल की है माउंट किलिमंजारो इन गद्दी कॉस्ट्यूम। ये जो गद्दी ट्राइब्स है उनकी ये कॉस्ट्यूम होती है, लॉन्चारी इसको कहते हैं। अंजलि शर्मा, ठीक है ना, वो प्रमोट कर रही हैं गद्दी कल्चर को ऑन द पीक ऑफ द माउंटेन्स। अब देखिए ये न्यूज़ में है, तो आप गद्दी कल्चर के बारे में थोड़ा सा जान लीजिएगा कि हिमाचल से कैसे कैसे वो रिलेट करती हैं, ठीक है ना। अब अगर हम लोग बात कर ले, उन्होंने ऑलरेडी इससे पहले भी कन्क्वेयर किया एक हनुमान तिबा एंड पहाड़ दियो, जिसकी हाइट लगभग 6000 मीटर के अप्रॉक्स है। लॉन्चारी जो है वो एक टिपिकल ट्रेडिशनल ड्रेस है हिमाचल प्रदेश का, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब थोड़ा सा हम लोग माउंट किलिमंजारो को समझ लेते हैं। माउंट किलिमंजारो जो है वो अफ्रीका का टॉलेस्ट माउंटेन है और वर्ल्ड का लार्जेस्ट फ्री स्टैंडिंग माउंटेन है, ठीक है। वर्ल्ड का लार्जेस्ट फ्री स्टैंडिंग माउंटेन है। यह लोकेटेड है आपको तंजानिया, और इसकी एलिवेशन है आपको 5895 मीटर्स, जिसको आप कह सकते हो अप्रॉक्सीमेट 19,340 फीट। एंड इट इज़ द हाईएस्ट पीक इन द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में अगर हम बात करें तो सबसे हाईएस्ट पीक है। आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा इंडिया की सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है। और ये 3 कोन से बना होता है, कीबो, मावांजी एंड सीरा। ये तीनों कोन हैं जो कि अवेलेबल हैं माउंट किलिमंजारो पे। यह जो माउंटेन है वो स्नो कैप्ड है, स्नो कैप्ड वोल्केनो कंसिस्ट करता है। कीबो जो है ना वो टॉलेस्ट है इनके 3 वॉल्केनिक फॉर्मेशन से, और यह जो है वो डॉर्मेंट वॉल्केनो है, लेकिन बाकी 2 जो है वो एक्सटिंक्ट है। डॉर्मेंट कहने का मतलब सुसुप्त अवस्था में है, ये हाईली एक्टिव नहीं है, डॉर्मेंट है, सोया हुआ वॉल्केनो है, ठीक है। लेकिन और जितने हैं वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, वो विलुप्त हो चुके हैं। अगर हम लोग बात करें किलिमंजारो नेशनल पार्क, जिसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को जो है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा 1987 को दिया था, ठीक है। ये था आपको माउंट किलिमंजारो के बारे में, इनके बारे में जानना जरूरी था। चलिए अब हम लोग चलते हैं अडानी के बारे में तो आपको पता ही होगा, बहुत सारे इशूज़ आए थे, अभी बहुत कंट्रोवर्सी भी चल रहा था। लेकिन कंट्रोवर्सी कितना भी चले, लेकिन इनको ना एक तरीके से समझो इनको पोर्ट्स मिलते जा रहा है। अब नई रिसेंट न्यूज़ क्या है कि अडानी जो पोर्ट्स एंड लॉजिस्टिक है वो एक्वायर किया है कराईकल पोर्ट को, जो पुडुचेरी में है, ठीक है। इतने कंट्रोवर्सी के बाद भी इनका हर काम आसानी से होते जा रहा है, आप समझ सकते हो। आई एम जस्ट हिंटिंग। तो देखिए, अडानी पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन, अडानी पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जिसको APSEZ कहते हैं, APSEZ, इन्होंने एक्वायर किया है कराईकल पोर्ट को। कराईकल पोर्ट जो है वो ऑल वेदर डीप वाटर पोर्ट है। ऑल वेदर कहने का मतलब हर वेदर में ये एक्टिव रहेगा। यह ईस्टर्न कोस्ट में अवेलेबल है इंडिया के, इन कराईकल डिस्ट्रिक्ट ऑफ पुडुचेरी। यह कमीशन किया गया, इसको वर्क में लाया गया 2009 में। यह पोर्ट जो है वो लगभग 300 किलोमीटर साउथ है चेन्नई पोर्ट से, और लगभग 360 किलोमीटर नॉर्थ है टूटिकोरिन पोर्ट से। तो कितना अच्छी कनेक्टिविटी है डिफरेंट पोर्ट से भी। इसके साथ साथ इस एक्विजिशन के साथ जो है APSEZ जो है, अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है वो ऑपरेट कर रहा है लगभग 14 पोर्ट्स हमारे कंट्री में। तो अब 14 पोर्ट जो है वो अडानी ऑपरेट कर रहा है इसको।
अदानी पोर्ट स्पेशल इकोनॉमिक जोन की बात कर ले, यह एक सब्सिडरी एंड पोर्ट यूनिट ऑफ गौतम अदानी कॉन्ग्लोमरेट अदानी ग्रुप की एक फंक्शनरी बॉडी है फॉर पोर्ट। अब आप मेरे को बताइएगा कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन ये होता क्या है, ठीक है। चलिए अब मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ। पीएम मोदी जी को इनवाइट किया गया फ्रांस में किस चीज़ के लिए? फॉर बास्टिल डे परेड। देखिए बास्टिल डे परेड आपको समझना होगा, देखिए एक तरीके से फ्रेंच रिवॉल्यूशन का ना स्टार्ट इसी तरीके से हुआ था, बास्टिल डे से। एक स्टॉर्म करके ये लोग घुसे थे बास्टिल, जो कि पेरिस के आसपास वाले रीजन में है, 14 जुलाई 1989 को, जहाँ से रिवॉल्यूशनरी इंसर्जेंट्स जो थे वो सीज किए थे मेडाइवल आर्मरी फोर्टेस एंड पॉलिटिकल प्रिजनर्स को बास्टिल से। तो यहाँ से फिर फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था। तो इस परेड में इनवाइट किया गया है पीएम मोदी जी को द्वारा। आप देख सकते हैं पीएम मोदी जी हैं एंड मैक्रोन जी हैं, ठीक है। अब देखिए इसके बारे में जान लेते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ बीन इन्वाइटेड टू फ्रांस फॉर द बास्टिल डे परेड, ठीक है, विच इज शेड्यूल फॉर जुलाई 14th। द इन्विटेशन वॉज एक्सटेंडेड बाई फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन। तो 14 जुलाई को ये जो सेरेमनी है वो होगा, परेड होगा, और इसमें नरेंद्र मोदी जी को इनवाइट किया गया है, और ये इनवाइट किया गया है फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन के द्वारा, जिन्होंने अपने डिज़ायर को एक्सप्रेस किया है कि हमारी कंट्री के बीच में जो बायलैटरल टाइज हैं वो स्ट्रेंथन होगा अगर आप यहाँ विजिट करते हो, इसलिए इन्वाइट इसलिए किया ही जाता है, ठीक है। बास्टिल डे परेड की बात कर ले तो यह सिग्निफिकेंट इवेंट है फ्रेंच हिस्ट्री में, मैंने आपको बताया ऑलरेडी, जो कि बास्टिल प्रिजन को वो लोग तोड़ के फिर जुलाई 14, 1789 को यह एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ था फ्रेंच रिवॉल्यूशन के केस में। यह परेड जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है नेशंस के मिलिट्री एंड इट्स अचीवमेंट को दर्शाता है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का करंट अफेयर। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप जुड़ सकते हो टेलीग्राम चैनल ISP सिंप्लीफाइड पे, इंस्टाग्राम। अगर आप मुझसे कोई क्वेरी चाहते हो, कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहते हो तो आप मेरे को यहाँ पे मैसेज कर सकते हो ISP सिंप्लीफाइड पे, ठीक है ना। आपको सारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसके साथ साथ आपको अगर इसकी PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे डेफिनेटली जुड़ो, वहाँ पे आपको मैं PDF दे दूँगा इसकी, ठीक है ना। थैंक यू।